जय विदर्भ। मैं प्रभाकर कुंडबत्तनवार आपके सामने हाजिर हुआ हूं विदर्भ का मुद्दा लेकर, पृथक विदर्भ राज्य की मांग लेकर। भाइयों और बहनों, कोई भी प्रदेश क्यों उजड़ता है? गांव उजड़ जाते हैं क्यों? एक घर उजड़ता है, दर्द होता है। मोहल्ला उजड़ता है, गांव को पीड़ा होती है। और गांव अगर उजड़ जाता है तो पूरे प्रदेश की पीड़ा होती है। पृथक विदर्भ की मांग इसलिए करते हैं कि इस महाराष्ट्र स्टेट में 20 यानी करंट ईयर का जो फिगर है उसके मुताबिक 2700 गांव उजड़े हुए हैं, जहां बस्तियां नहीं है, जहां कोई रहता नहीं है, निर्जन है। ऐसे 2700 गांव, उसमें से विदर्भ के 11 जिलों में 2300 गांव है। यानी महाराष्ट्र में कुल प्रतिशत निकाला जाए तो 85% इज इन विदर्भा। सिर्फ 135 या 5% गांव वेस्टर्न एंड नॉर्थ महाराष्ट्र, जहां पर 10 जिले हैं, उसमें है। हम पूछते हैं सरकार से, महाराष्ट्र 62 साल हो गए अस्तित्व में आया है। हम विदर्भ वाले, हमारे जो नेता थे, महाराष्ट्र वालियों के साथ इसलिए गए कि चलो भाई हम महाराष्ट्र में रहेंगे तो हमारा कुछ विकास होगा। नहीं हुआ। क्या मिला हमें 62 साल में? हमारे 23 गांव उजड़ गए। फिर से वही सवाल दोहराता हूं, क्यों उजड़े गांव? इसलिए गांव उजड़े कि रोजगार नहीं है। रोजगार कैसा मिलेगा? या तो आपको कृषि से मिलेगा, या आपको कारखानदारी से मिलेगा, उद्योग से मिलेगा। और वैसे भी किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है कृषि तथा उद्योग। और ये दोनों मायने में विदर्भ कई गुना पीछे पड़ा है। बस जब हम महाराष्ट्र का रेशियो निकालते हैं तो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में सिंचाई के प्रकल्प, मीडियम एंड मेजर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, उसका नंबर है 405। 405 जो प्रकल्प है उसमें से 11 जिले के विदर्भ में सिर्फ 101 प्रोजेक्ट है। उससे उल्टा 10 जिले के वो नॉर्थ और वेस्टर्न महाराष्ट्र में 202 है। यानी 50% पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तर महाराष्ट्र 10 जिले में, और 11 जिले में सिर्फ 25%। यह कैसा चलेगा? सिंचन प्रोजेक्ट नहीं है। फिर सिंचन होता है, कुआं है आपके पास, लेकिन पानी कैसे बाहर निकालोगे? उसके लिए तो बिजली लगती है। बिजली के लिए कृषि पंप लगता है, तो कृषि पंप कौन देता है? किसान खरीदता है। तो बिजली कौन सप्लाई करता है? स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई करता है। क्या रेशियो है कृषि पंप में? कृषि पंप में ऐसा दिखता है कि विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में 46 लाख कृषि पंप है। 46 लाख। यानी महाराष्ट्र में 36 जिले, उसमें से मुंबई सब अर्बन छोड़ दिए तो बचे 34 जिले। 34 जिलों में कृषि पंप की संख्या है कम से कम 46 लाख, 46 लाख। ये 46 लाख में 23 लाख के ऊपर पंप अकेले वेस्टर्न तथा नॉर्थ महाराष्ट्र में 10 जिले में है। और हमारे 11 जिले में, विदर्भ में सिर्फ 7 लाख है। इसका मतलब रेशियो क्या निकलता है? रेशियो निकलता है कि उधर कृषि पंप है 51%। महाराष्ट्र में जितने हैं 34 जिले में से 10 जिलों में, पश्चिम महाराष्ट्र के 10 जिलों में कृषि पंप बने हैं साहब 51%। और हमारे विदर्भ में 11 जिले में कृषि पंप बने हैं सिर्फ 7 लाख, और परसेंटेज निकलता है 15%। हमारी तरफ 15% कृषि पंप और उनके तरफ 51। हमारे पास 15, उनके पास 51। यह कैसा चलेगा? जमीन सिंचित होगी, बिजली नहीं मिलती, कृषि पंप नहीं है। अच्छा, बिजली तो भी कितनी देते हैं आप? बिजली का सबसे बड़ा कृषि को मिलने वाली बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा 45% बिजली उन 10 जिलों को मिलती है जो उत्तर महाराष्ट्र और वेस्टर्न महाराष्ट्र में है। पश्चिम महाराष्ट्र में 45%।
और 11 जिले के विदर्भ में बिजली मिलती है 13%, यानी हमसे 3.5 गुना ज्यादा बिजली वो यूज करते हैं। कृषि पंप हमसे 4 गुना ज्यादा है, 3.5-4 गुना ज्यादा है। गांव उजड़े है हमारे पास 85%, उनके पास उजड़े 5। यह तो सिंचन की अवस्था होगी, तो हमारी किसानी या हमारी कृषि कैसे टिकेगी, कैसे जीवित रहेगी? अब सवाल आता है, अगर कृषि में हम पिछड़े हैं तो क्या उद्योग में हम अग्रसर हैं? क्या उद्योग में हम आगे हैं? वह भी बात नहीं बनती है। महाराष्ट्र में जितने भी उद्योग है, बंबई को पकड़ के सबके साथ हमारे फिगर्स बताते हैं कि विदर्भ में जो है उद्योग, पश्चिम महाराष्ट्र में कितने प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के तरफ रजिस्टर्ड हो चुके हैं और शुरू है। ऐसी उद्योगों की तादाद इन 10 जिलों में है 15,347, जो 42% हिस्सा होता है महाराष्ट्र का। और हमारे विदर्भ में ये सिर्फ 2616 कारखाने हैं, और जिसमें जो फीसदी होती है, जो परसेंटेज है सिर्फ 7, यानी महाराष्ट्र के सिर्फ 7% कारखाने 11 जिले के विदर्भ में है, और महाराष्ट्र के 42% कारखाने वेस्टर्न महाराष्ट्र में है। तो भाइयों, हमारे पास तो उद्योग भी नहीं है, हमारे पास कृषि भी नहीं है, तो हमारे लोग जिएंगे कैसे? जीने के लिए कुछ चाहिए, तो चाहिए इसलिए वो उनको गांव छोड़ना पड़ता है, इसलिए गांव बंजर हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ, तो जब हमने 1953 में हमारे नेताओं ने पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं के साथ करार किया था, जिसे हम नागपुर समझौता कहते हैं, नागपुर पैक्ट कहते हैं, उसके मुताबिक 23% पॉपुलेशन विदर्भ का था। आज वो पॉपुलेशन 23% दिखता नहीं। महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 मेंबर्स है, अब सांसद 48 है, और 100% लोगों के लिए अगर 48 है तो इसका मतलब 48 है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि 2% लोगों के लिए, जनता के लिए एक सांसद है। हमारे विदर्भ में 2004 में 11 सांसद थे, 2009 में हमारे सांसद 10 हो गए, एक सांसद कम हो गया। इसका मतलब सीधा है कि हमारा पॉपुलेशन 2% घट गया, और इसकी वजह है, ये 2% इसलिए घटा क्योंकि हमारे इतने गांव, 2300 गांव उजड़ गए, बंजर हो गए। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और यही पूछने के लिए, इस सरकार को पूछने के लिए, ये महाराष्ट्र के सरकार के आका जो बैठे हैं दिल्ली में, उनसे सवाल पूछने के लिए कि भाई साहब, हमारा विदर्भ क्यों उजड़ा? जवाब दो। ये पूछने के लिए 19 तारीख को, सोमवार को, विधान भवन पर विधिमंडल अधिवेशन जो चल रहा है, उसके ऊपर हम सब विदर्भवादी जनता द्वारा विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की अगुवाई में हल्ला बोल मोर्चा निकलने वाला है। यह हल्ला बोल है, इस साल का आखिरी मोर्चा है, और आने वाले साल के लिए आगाह कर देने वाला है, चेतावनी देने वाला ये मोर्चा है कि अभी संभलो, अगर नहीं संभालोगे तो आज तक हमने जो संयम रखा था, वो संयम का सब्र कब टूटेगा पता नहीं। संयम अगर जनता छोड़ देगी तो आपके पास डंडे तो हो सकते हैं, आपके पास फौज हो सकती है, लेकिन जनता के मनोबल के सामने आपका फौज और आपके डंडे भी झूठे साबित हो जाएंगे। इतना ही मैं बोलता हूं, और इसी के साथ मैं आपसे अपील करता हूं सभी विदर्भवादियों से कि आइए भाइयों और बहनों, आप सभी 19 तारीख के आंदोलन में शरीक हुए, सहभागी हुए, सम्मिलित हुए, और ये हल्ला बोल आंदोलन यशस्वी कीजिए। इतना ही बोलता हूं। जय हिंद, जय विदर्भ।